अंडरग्राउंड बकरी थीफ। सुंदर एक चोर था। उसकी चोरी करने की आदत से गांव वाले परेशान हो गए थे। इसलिए एक दिन सब मिलकर सुंदर को मार मार कर उस गांव से भगा देते हैं। तब सुंदर एक नए गांव में जाता है जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। सुंदर उस गांव में घूमता है, तभी उसके ध्यान में आता है, अरे इस गांव से ज्यादातर घरों में बकरियां पाली जा रही है। इन बकरियों को देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, पर अब मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा और ना ही ये गांव छोड़कर कहीं और जाऊंगा। तब सुंदर अपना प्लान कामयाब करने के लिए और किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए वो गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें अपनी झूठी कहानी बताने लगता है। सरपंच जी, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जमींदार ने मेरा घर मुझसे हड़प लिया। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। सरपंच जी, मैं इस गांव में रहकर रोजी रोटी कमाकर अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अनाथ गरीब पर दया करे। तब सुंदर बोलते बोलते झूठे आंसू भी निकालता है। उसकी झूठी कहानी पर सरपंच विश्वास करते हैं और उसे गांव में रहने की इजाजत देते हैं। सुंदर एक किराए के घर में रहने लगता है। वो आसपास पड़ोस वालों के साथ अच्छा बर्ताव करके उनका भी मन जीत लेता है। तभी एक दिन रात में सुंदर गांव से कुछ बकरियां चुरा कर लाता है और उन्हें घर के आंगन के अंडरग्राउंड में छुपा कर रखता है। दूसरे दिन गांव वाले बकरियां चोरी होने की वजह से परेशान हो जाते हैं। अरे मेरी 2 बकरियां गायब है। मैं तो आज उन्हें बेचने वाला था। ये क्या हो गया? अब मुझे पैसों की जरूरत है। अरे हाँ भाई, मेरी भी बकरी गायब है। लगता है कोई बकरी चोर घुस आया है गांव में। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां सुंदर आता है और वो कहता है, अरे तुम सब अपनी अपनी बकरियों का ख्याल नहीं रखते हो। मैंने सुना है पास के जंगल में 2-4 शेर घूम रहे हैं। लगता है उन्होंने बकरियों का शिकार किया होगा। सुंदर खुद चोरी करके इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने लगता है और लोगों का सोचने का तरीका भी बदल देता है। सुंदर की बात सुनकर उन्हें भी लगता है कि सच में शेर ही बकरियां उठाकर ले गया होगा। इसलिए ना ही वो कोई कंप्लेंट करते हैं और ना ही बकरियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव वाले इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी बकरियां गायब हुई थी। लेकिन तब सुंदर सोचता है, चलो अब अपना काम शुरू करने का वक्त आ गया है। अब कल से मेरा खुद का मटन शॉप शुरू होगा। चोरी किए हुए बकरियों का मांस बेचकर ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। सुंदर ऐसा सोचकर दूसरे दिन से अपना मटन शॉप शुरू करता है। वो अंडरग्राउंड से जितना मांस चाहिए रहता उतना ही बाहर लेकर आकर बेचने लगता है। अब धीरे धीरे सुंदर का व्यापार अच्छे से चलने लगता है, पर उसकी चुराई हुई बकरियां कम हो गई थी। कल के लिए तो उसके पास कोई बकरी नहीं थी। तब वो सोचता है, अरे मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि बकरियां तो कम हो रही है। अब कल के लिए मुझे और बकरियां चुरानी होगी, वरना मांस कहां से बेचूंगा और पैसे कहां से कमाऊंगा। तब उसी रात फिर से सुंदर गांव के घर घर से बकरियां चुराता है और उन्हें अंडरग्राउंड में छुपाता है। दूसरे दिन गांव वाले बकरियां गायब देखकर यही सोचते हैं कि वो फिर से शेर जंगल से आ गया होगा और वही बकरी उठाकर ले गया होगा। इधर सुंदर भी खुशी से अपना दुकान शुरू करता है कि तभी वहां गांव का बादल नाम का आदमी आता है और वो कहता है, अरे सुंदर, कल मैंने मटन के लिए तुम्हें पूछा तो तुमने कहा कि मटन नहीं है। फिर आज ये अचानक मटन कहाँ से ले आया? वैसे तुम्हारी बकरियां भी कहीं नहीं दिखाई देती। कहाँ रहती है वो? कहाँ रखते हो उसे? अरे तुमसे क्या मतलब है? मैं उन बकरियों को कहीं पे भी रखूं, जमीन में गाड़ के रखूं या आसमान में छुपा के रखूं, तुम्हें उससे क्या? मटन चाहिए तो बोलो। वैसे मेरी बकरियां घास चरने गई है जंगल में, आया बड़ा। तभी बादल को म्या म्या की आवाज सुनाई देती है, पर उसे कहीं भी बकरियां आसपास दिखाई नहीं देती। तब जाके उसे सुंदर पर शक होता है। वो घर जाता है और सोचता है, जरूर दाल में कुछ काला है। सुंदर के पास बकरियां तो नहीं रहती, पर फिर भी वो मटन बेचता है। शेर के डर से गांव वाले भी जंगल जाना भूल गए और ये सुंदर है कि अपनी बकरियों को जंगल चरने के लिए भेज रहा है। लगता है ये शेर इस सुंदर का बनाया हुआ कोई ड्रामा है। अब तो मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। तब बादल चुपके से सुंदर पर नजर रखने लगता है।
एक रात बादल सुंदर को बकरी को चुराते हुए देख ही लेता है। इतना ही नहीं बल्कि उसका पीछा करते हुए वो सुंदर को अंडरग्राउंड में जाते हुए भी देख लेता है। तब जाकर बादल को सुंदर की असलियत का पता चल जाता है। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। अब देखना सुंदर, कैसे मैं तुम्हारे ड्रामे में तुम्हें ही फंसा देता हूँ। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बादल शेर शेर कहते हुए सुंदर के घर के पास आता है। सुंदर डर के मारे घर के बाहर आता है। बादल के साथ गांव के लोग भी रहते हैं। तब उन सबको देखकर बादल कहता है, अरे सुंदर, अभी अभी मैंने शेर को तुम्हारे घर के पास आते हुए देखा है। एक बार तुम भी अपने बकरियों को देख लो, नहीं तो वो शेर सबको उठाकर लेके जाएगा या किसी को घायल कर देगा। क्या, यहाँ शेर आया? अरे बाप रे, मेरी बकरियां। चलो, इसके पहले कि वो मेरी बकरियों को मारे, हम शेर का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तब सुंदर डर के मारे ये भूल जाता है कि उसकी बकरियां तो अंडरग्राउंड में है और वहां शेर नहीं जा सकता। सुंदर हड़बड़ाहट में बादल के जाल में फंसी जाता है। वो जल्दबाजी में अंडरग्राउंड का दरवाजा खोल देता है और सबको लेकर अंडरग्राउंड जाता है। अरे बादल, यहाँ तो कोई शेर नहीं है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे मैंने कब कहा कि शेर अंडरग्राउंड आया है? अरे असल में तो शेर है ही नहीं। मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था, इसलिए मैं तुम पर नजर रख रहा था और तुम्हारा सारा कारनामा अपनी आंखों से देखा। पर मैं तुम्हें सबके सामने लाना चाहता था, इसलिए यह शेर का बहाना किया, समझे? वैसे सरपंच जी, ये कोई अनाथ नहीं है, ये तो एक नामी चोर है, नामी चोर। मैंने इसके गांव जाकर इसकी सारी जानकारी हासिल की कि कैसे गांव वालों ने इसे मार मार कर उस गांव से बाहर हकाल दिया था। ये सब सुनकर गांव वालों को सुंदर के असलियत पता चल जाती है। गांव वाले अपनी अम्मी बकरियों को पहचान कर घर ले जाते हैं, पर सुंदर के इस झूठ के लिए और उसके चोरी के लिए सरपंच उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुंदर को उसके किए की सजा मिलती है और उस दिन के बाद से गांव वाले भी खुशी से रहने लगते हैं। जायंट अनियन एटीएम थीफ। चंदू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें वो सब्जियां उगाता था और उन सब्जियों को उसी गांव में रहने वाले गिरिधर नाम के दुकानदार को बेच देता था। वो एक छोटा सा गांव था जहां सिर्फ एक ही दुकानदार था जो गांव वालों से सब्जियां कम दाम पर खरीदता था और उन्हें दुगने दामों में बेच देता था। गिरिधर बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। इस बार चंदू ने प्याज उगाई थी। प्याज की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। ये देख चंदू बहुत ही खुश हो जाता है। वो अपनी प्याज लेकर गिरिधर के पास जा ही रहा था कि उसका बेटा दिनेश वहाँ आता है, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। अरे वाह पिताजी, लगता है इस बार प्याज की अच्छी फसल हुई है। सुना है प्याज का भाव भी आसमान को छू रहा है। अरे सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। चलो, ये प्याज गिरिधर को बेच कर आते हैं हम दोनों। यूँ दोनों गिरिधर के पास जाते हैं। गिरिधर प्याज को देखकर खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह प्याज, इसका भाव तो आसमान को छू रहा है, खूब मुनाफा होगा मुझे। ये सोचकर वो चंदू से कहता है, अरे ओ चंदू, लगता है प्याज की फसल अच्छी हुई है, पर क्या करे, तुम्हारा टाइम ही खराब है। मार्केट में प्याज का भाव एकदम से गिर गया है। मैं तुम्हें 15 रुपए किलो दूंगा। मेरे लिए भी ये घाटे का ही सौदा है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना है कि प्याज का भाव आसमान को छू रहा है। अरे अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलता? नहीं ना। अब तुम्हें बेचना है तो बेचो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। चंदू गिरिधर को प्याज बेचने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी दिनेश उसे रोकते हुए कहता है, नहीं पिताजी, हम प्याज को इस दाम पर इसे नहीं बेचेंगे। अरे लगता है तुम्हारा बेटा प्याज को बिना बेचे ही यूं सड़ाना चाहता है। देखिए, आप इसकी तो चिंता ना करें, प्याज का क्या करना है मैं ये अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर दिनेश अपने पिता को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब गिरिधर अपने मन में सोचता है, अरे ये आजकल के छोरे अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं। मैं भी देखता हूँ कि कौन इसकी प्याज को खरीदता है। इसकी प्याज यूं की यूं रहकर सड़ जाएगी। दूसरी ओर चंदू अपने बेटे से कहता है, बेटा, हम प्याज तो वापस लेकर आ गए। अगर हम इसे नहीं बेच पाए तो ये सड़कर खराब हो जाएगा।
और मेरे बूढ़े पैरों में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं गली गली जाकर इस प्याज को बेच सकूं। पिताजी, आप इसकी चिंता मत करो। आपको कहीं भी जाकर प्याज बेचने की जरूरत नहीं है। लोग खुद आकर आपके पास से प्याज खरीदेंगे। मैं एक ओनियन एटीएम मशीन बनाऊंगा जिसमें ग्राहक पैसे डालकर जितने प्याज उन्हें चाहिए उतनी ले जाएंगे। ये कहकर दिनेश दिन रात मेहनत करके एक अनियन एटीएम मशीन बनाता है और उसे गांव के चौराहे में रखता है। वो गांव वालों को इकट्ठा कर उस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है ये समझाता है। उस दिन से लोग एटीएम मशीन से प्याज खरीदना शुरू करते हैं। दिनेश वापस शहर चला जाता है। लोग उसमें पैसे डालते हैं और प्याज लेते हैं। चंदू हर रोज शाम उस एटीएम मशीन से पैसे निकालता था और फिर से उसमें प्याज भर देता था। उस एटीएम मशीन की वजह से गिरिधर का व्यापार ठप पड़ जाता है। ना तो कोई उससे प्याज खरीदते थे और ना ही बेचते थे। ये देख गिरिधर, इस दिनेश के बच्चे ने तो मेरा सारा व्यापार ही बंद कर दिया। मैं इसके ओनियन एटीएम मशीन को ही खराब कर दूंगा। ये सोचकर गिरिधर चुपके से अनियन एटीएम मशीन के पास जाता है और सबसे छुपकर उसमें बैठ जाता है। तभी वहाँ एक ग्राहक आकर पैसे डालता है पर प्याज नहीं आते हैं। वो बहुत देर कोशिश करता है पर प्याज नहीं आ रही थी। ग्राहक चंदू के पास जाता है। ऐसे ही 2-3 ग्राहक आते हैं, उनका भी यही हाल था। वो सब चंदू के पास जाते हैं। इधर गिरिधर पैसे और प्याज लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर ग्राहक चंदू से, अरे चंदू भाई, तुम्हारे ओनियन एटीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है। हमने उसमें पैसे डाले पर प्याज नहीं आ रही है। हमें हमारे पैसे लौटा दो। ये देखकर चंदू अपने बेटे को फोन करता है। दिनेश आकर एटीएम मशीन खोलकर देखता है। उसमें ना तो पैसे थे और ना ही प्याज। ये देख दिनेश अपने मन में सोचता है, ये जरूर किसी का किया धरा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। ये सोचकर दिनेश अगले दिन फिर से अनियन एटीएम मशीन में प्याज लाकर डालता है और दूर जाकर चुपके से उस पर नजर रखता है। लोग आकर एटीएम से प्याज खरीद कर जा रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक कुछ देर बाद एटीएम के पास गिरिधर सबकी नजरों से छुपते हुए आता है और उसमें बैठ जाता है। ये देख दिनेश तुरंत एटीएम के पास जाता है और उसे बाहर से बंद कर देता है। वो लोगों को इकट्ठा करता है और गिरिधर को रंगे हाथ पकड़ता है। गांव वाले सब गिरिधर की जमकर पिटाई करते हैं। दिनेश गिरिधर को पुलिस के हवाले करता है।